हेलो दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल आईएएस एकेडमी में। तो हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे एवं प्राचीन इतिहास में हम आज विदेशी यात्राओं के विवरणों के विषय में अध्ययन करेंगे एवं जानेंगे कि यह किस प्रकार सहयोग प्रदान करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आइए मैं ले चलता हूं आपको प्राचीन भारत के इतिहास की गहराइयों में और हम और आप जानने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए जो विदेशी यात्राओं के विवरण हैं वह किस प्रकार हमें सहयोग प्रदान करते हैं प्राचीन भारत की जानकारी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूनानी लेखकों की हम बात कर लेते हैं। तो यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया एवं सिकंदर के समकालीन सेंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है यूनानी लेखकों ने। और यूनानी विवरणों में सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त बताया गया है। यानी जो ये यूनानी लेखक थे चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारा है एवं सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व बताई जा रही है। तो यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया एवं चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारा एवं उनके विषय में उस समय की जानकारी यूनानी लेखकों ने प्रदान की है। आइए हम मेगास्थनीज की बात करते हैं। तो मेगास्थनीज एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने एक इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी इसमें इन्होंने लिखी एवं चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी इस इंडिका नामक पुस्तक में प्रदान की है। आइए अब दूसरे लेखक की बात करते हैं, हेरोडोटस के विषय में। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की जिसमें प्राचीन भारत के विषय में इन्होंने वर्णन किया है एवं जानकारी प्रदान की है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी एक नामक एक पुस्तक है, ग्रंथ है, जो कि 80 ईस्वी से 115 ईस्वी का माना जाता है। इसमें लाल सागर एवं फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में रोमन व्यापार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद एक लेखक टॉलमी थे। टॉलमी ने ज्योग्राफी पुस्तक की रचना की और यह पुस्तक 150 ईस्वी की बताई जाती है एवं प्राचीन भारत के भूगोल के विषय में एवं वाणिज्य के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है इस ज्योग्राफी नामक पुस्तक से। उसके बाद एक लेखक हुए प्लिनी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की और यह पुस्तक ईसा की पहली सदी की मानी जाती है एवं यह पुस्तक लैटिन भाषा में है एवं इसमें भारत और इटली के व्यापार के विषय में हमें जानकारी प्रदान की गई है प्लिनी के द्वारा। एवं नेचुरल हिस्टोरिका को पढ़कर हमें भारत एवं इटली के व्यापार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद कासमास इंडिका प्लेसट्स एक यह यूरोपीय यात्री था जो कि 535 ईस्वी में भारत आया था और इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था क्रिश्चियन टोपोग्राफी। और क्रिश्चियन टोपोग्राफी में भारत एवं श्रीलंका के व्यापार का वर्णन किया गया है एवं इस पुस्तक को पढ़कर भारत एवं श्रीलंका के व्यापार का पता चलता है। उसके बाद एक लेखक हुए सुलेमान। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था एवं इसने पाल व प्रतिहार शासकों के मध्य के विषय में हमें जानकारी प्रदान की है।
उसके बाद अल-मसूदी की बात करें तो अल-मसूदी 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने राष्ट्रकूटों के विषय में जानकारी प्रदान की है। आइए बात करते हैं अल-बरूनी की। तो अल-बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद। इसको किताब-उल-हिंद भी कहते हैं, जो कि उस समय भारत के तत्कालीन निवासियों का वर्णन इस किताब में किया गया है, जिसका लेखक अल-बरूनी था। देखिए, आपकी परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपकी परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की। तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की। इस प्रकार भी पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो मेगास्थनीज हैं। यह किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने किस पुस्तक की रचना की, तो हिस्टोरिका की रचना की। तो इस प्रकार से आप इन सभी पॉइंट्स को याद कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 100% नहीं, 200% फिक्स होता है कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए हम चीनी लेखकों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि चीनी लेखकों ने किस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्रदान की है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, चीनी लेखकों के विवरण के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो जो चीनी लेखकों में सबसे पहले भारत की यात्रा की वह फाहियान था। फाहियान नामक लेखक ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की। यह 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। इसकी रचना है चौफियों की। यह 15 वर्ष तक भारत की यात्रा की एवं भारत में रहा एवं बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा की एवं गुप्तकालीन दंड विधान, कृषि, उपज, परकर यानी टैक्स, मध्य प्रदेश के ब्राह्मण की धर्म प्रधानता और धनवान व्यक्ति के द्वारा मंदिर, विहार, पुण्यशालाओं एवं औषधालयों की जानकारी इसने प्रदान की है। इसकी इस रचना में यह जानकारी मिलती है। एवं इसके बाद जो लेखक भारत की यात्रा की वह था सुंग युन। यह 512 से लेकर 513 ईस्वी तक इसने भारत की यात्रा की एवं इसने बिहार के राजनीतिक एवं आर्थिक सामाजिक दशा का उल्लेख किया है। इसकी रचना का कोई उल्लेख नहीं है कि इसकी रचना कौन सी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हेनसांग भारत आया। हेनसांग की रचना है सी यूं की। फिर से मैं बता दूं आपको कि हेनसांग की रचना है सी यूं की एवं भारत में यह 16 वर्षों तक रहा। 16 वर्षों तक विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में इस व्यक्ति ने अध्ययन किया यानी पढ़ाई की एवं ज्ञान शिक्षण संस्थान की, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था तो उसकी इसने प्रशंसा की एवं सम्राट हर्षवर्धन के तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दशा का उल्लेख किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इत्सिंग आता है। यह हेनसांग के चीन वापस लौट जाने के बाद इत्सिंग भारत आया। इसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी हैं एवं ताम्रलिप्त 3 वर्षों तक इसने संस्कृत का अध्ययन किया एवं ताम्रलिप्ति का अध्ययन किया एवं बोध गया, नालंदा, वैशाली, कन्नौज, श्रावस्ती और कपिलवस्तु की इसने यात्रा की। नालंदा के विश्वविद्यालय के शिक्षण व्यवस्था की इसने प्रशंसा की है एवं बौद्ध धर्म के 4 संप्रदायों का उल्लेख किया है एवं चीन लौटते समय इसने बौद्ध त्रिपिटकों की 400 प्रतियां इत्सिंग चीन लेकर गया। तो उसके बाद हम बात करें तो मालविन लिन नामक लेखक की बात होती है एवं इसने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की एवं हर्षवर्धन के पूर्वी भारत में आक्रमण का इसने उल्लेख किया है। उसके बाद चाउ जुकुआ ने भारत की यात्रा की।
जो कि 13वीं शताब्दी में इसने 13वीं शताब्दी के चीनी और अरबी व्यापार की विषय में इसने जानकारी प्रदान की है। इसकी रचना की बात करें तो यह चू फांची नामक ग्रंथ की रचना की एवं यह सभी चीनी लेखक थे जिनके विषय में हमने पढ़ा एवं अध्ययन किया और जाना कि प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी किस प्रकार से चीनी लेखकों ने एवं बाहर के विदेशी लेखकों ने किस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान की है। तो आज के वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर इतिहास का जो है प्राचीन भारत के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर ऐतिहासिक स्रोत को ख़त्म किया। यानी फर्स्ट चैप्टर जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उस चैप्टर को हमने ख़त्म किया। हमने इस चैप्टर में हमने पुरातात्विक स्रोतों पर बात की एवं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ा, साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा, ठीक है, साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा और ये विदेशी यात्रा के जो विवरण आज के वीडियो में हमने पढ़ा इसके विषय में हमने पढ़ा। तो आज के वीडियो में हमने पूरा जो ऐतिहासिक स्रोत है चैप्टर फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास में इसको हमने ख़त्म किया। अब कल से प्रस्तर युग आदिम मानव के विषय में पढ़ेंगे। यह सेकंड चैप्टर हम लोगों का होगा। प्रस्तर युग आदिम मानवों के विषय में हम अध्ययन करेंगे एवं प्राचीन भारत के इतिहास में यह सेकंड चैप्टर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा एवं आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल का ऑप्शन क्लिक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।